concept of the concept of average depend on the sum of the quantities and number of quantities. ठीक है ना, sum of quantity और number of quantity. क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. तो सम ऑफ क्वांटिटी ऊपर आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब यही जो क्वांटिटी समझ लो 5 है. 5 अगर कोई कोई नंबर हो सकते हैं, मतलब 5 नंबर मतलब पहला नंबर हो सकता है 13, दूसरा हो सकता है 14, तीसरा हो सकता है 16, चौथा हो सकता है 21. इनका प्लस अगर करेंगे तो अलग नंबर आएंगे, और वो कितने हैं टोटल 5 है, 5 नीचे आ जाएगा. तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, एवरेज का. सही है, एवरेज का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला है, ठीक है. फिर क्या है, एवरेज इज ऑल्सो, चलो ये कुछ नहीं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं उसको, ठीक है. तो सम ऑफ क्वांटिटीज, ये ऊपर का जो सम ऑफ क्वांटिटीज यहाँ लिखा इक्वल टू एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का इंटू हो जाएगा. हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अगर मैं एवरेज की तरफ भेजूंगा तो इंटू हो जाएगा. हो जाएगा, ठीक है ना, तो इंटू में आ गई ये दोनों. तो फिर क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अगर मैं एवरेज से भेजूंगा तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन एवरेज हो जाएगा. बस इधर उधर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इधर उधर भेज रहा हूँ, ठीक है ना. ये देखो, एक फार्मूले से दो और फार्मूले बन गए. सही है, एक फार्मूले से तीन तीन फार्मूले बन गए हैं ना टोटल. इंपॉर्टेंट फार्मूले भी देखो कौन से, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया था, याद है. एन एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव n+1/2. लेकिन ये उस वक्त एवरेज नहीं होगा ना शायद, तक ही था. फिर क्या था, सम ऑफ था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना. तब क्या था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 प्लस है ना डायरेक्ट. और ये अभी यहाँ पे क्या एवरेज निकालना है. एवरेज पता है ना क्या होता है, जैसे अगर 3 4 5 5 लोग हैं हम, तो एवरेज हमारा कैसे निकलेगा. नहीं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए हमारा, मतलब वेट होना चाहिए वैसा. ये अलग है सर, डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, डिवाइड बाई 2 नहीं होगा. जैसे कि अगर मेरा वेट, आपका वेट कितना है, 57 दिख रहा है. अच्छा, आपका 51, आपका 45, आपका इतना कम. तो मेरा शायद, मेरा कितना होगा सर, 69, 69 या 68, ठीक है. तो हमारे सबके वेट को प्लस करके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5. तो ऐसे एवरेज निकलेगा सर. जो आप बोल रहे हो 5 डिवाइड बाय 2, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है. कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस, और नेचुरल नंबर मीन्स हाँ, वन से जो चालू होगा. तो ये हो सकता है कि एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 10, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा. तो क्या होगा, वो n होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे +1/2 ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है. एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अप टू, तो इसका ये सबके फॉर्मूले देखो, स्क्वायर है अब, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना. स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर बड़ा कर, ठीक है. यहाँ पे क्या है, सिंपल था नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है उनका, स्क्वायर है ना. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6. ये भी ऐसे कुछ हुआ था ना, ऐसा भी एक फॉर्मूला था शायद. तो फिर वो सेम है क्या, यहाँ लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं, वहां सम निकाल रहे थे, ठीक है. एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू n. अब यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, क्यूब. ये था नॉर्मल, ये था स्क्वायर, ये है क्यूब. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n×n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक. तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है. अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, तीनों में नेचुरल नंबर था, अब हो गया इवन नंबर. इवन नंबर मतलब 4. तो ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, n/2 + 1, ठीक है. तो ये जो यहाँ पे देखो क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हैं, यहाँ एवरेज भी दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट. मैंने बोला ना वेट डिवाइड बाय 5, तो जो आंसर आएगा ना वो दे देगा वहां पे. तो डायरेक्ट उसको +1 करके डिवाइड बाय, मतलब डिवाइड बाय 2 + 1, यहाँ पे उस +1 करके डिवाइड, ठीक है. एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव, अब ये ऑड नंबर, बस इवन का ऑड हो गया. तो ये फार्मूला क्या चेंज हो गया, देखो चेंज किसके, बिल्कुल इक्वल टू इसके जैसे हो गया. मतलब नेचुरल कंसेक्यूटिव इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर.
सही है, याद रखने लायक हो गया ना। ऑड वाले का और नेचुरल नंबर का सेम है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है? अरे नहीं सर, इधर इधर क्वेश्चन में क्या फर्क है, फॉर्मूला क्या बता रहे थे? है ना, फर्स्ट 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 का मतलब क्या हो गया, एकदम पहले वाले, है ना, मतलब शुरुआत के मतलब कि वन से जो चालू होंगे, सॉरी टू से जो चालू होगा, है ना। फिर इसमें इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें? फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट नहीं है, यहाँ फर्स्ट है, ठीक है ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। मतलब एनएच होगा, अगर 83 आंसर है तो 83 होगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे, मतलब वो ऐसा जानबूझ के देगा, ट्रिक देगा, ट्रिक ट्रिक का अपने को इस्तेमाल करना है। अपन क्या करते बैठ जाएंगे, कुछ भी करते बैठ जाएंगे, n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन वहां पे अगर ऐसा आ गया तो मतलब आंसर ये रहेगा, आपने टाइम बचाना है आपको, ठीक है ना। एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन x इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय, अगर ऑब्जर्वेशन है मतलब ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय ए, मतलब जैसे अगर वेट है, वेट था ना, तो वेट मेरा इंक्रीज दो, तुम्हारा दो, उसमें दो, सबके दो बढ़ गया, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस है ना, समझे कुछ कि नहीं समझे? एवरेज निकल गया, सबके वेट का एवरेज निकाल लिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो आंसर आ गया। तो वो बोल रहा है कि है ना भाई, सबके वेट में इतना दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट मैं एवरेज में प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। भाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एवरेज में कर दो ना प्लस, अगर सबका दो दो बढ़ रहा होगा तो। ठीक है, वही डिक्रीज बाय ए है तो फिर माइनस ए कर दिया। फिर अगर मल्टीप्लाइड बाय ए हो रहा है सबके वेट में, तो फिर मल्टीप्लाई बाय ए, सही। ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय, यहाँ डिवाइड बाय है तो डिवाइड कर दिया, सही है। इफ एवरेज एम ऑब्जर्वेशन इज ए, अगर एवरेज जो है एम का, एम में कुछ भी हो सकते हैं, 4-5 नंबर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उसका एवरेज क्या है, ए आ गया, एवरेज ए आ गया, मतलब समझे क्या आ गया है? अरे वही डिवाइड, सबके वेट प्लस करके डिवाइड बाय किया, तो वो जो आंसर आएगा वही एवरेज हुआ, तो वो ए है यहाँ पे। तो द एवरेज ऑफ एन, एन दूसरा टर्म है, ऑब्जर्वेशन टेकन आउट ऑफ एम इज बी, एवरेज क्या है यहाँ पे, एन और एम का बी है, यहाँ एवरेज क्या है, बी, सेकंड कंडीशन में बी एवरेज है, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टेकन आउट ऑफ एम, ठीक। तो एवरेज रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना होगा, बचा हुआ जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे ना तभी आपको समझेगा, ऐसे इतने नहीं समझेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम ए माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, ठीक है, मतलब कि दो एवरेजेस का माइनस निकालना है, मतलब वो एवरेज कितना बड़ा होगा तो वैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। दो एवरेजेस है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। if average of n observation is a but the average becomes b, तो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ n कितना है, a, लेकिन वो कितना हो जाता है, b हो जाता है, a है लेकिन b हो जाता है किसी कंडीशन का, देन वन ऑब्जर्वेशन एलिमिनेटेड, अगर उसमें से हम कितने हो गए, 3-5 लोग हो गए, अगर मैं एक को माइनस कर दूं यहाँ से, एक को, एक का वेट हटा दूं, वही बोल रहा है एलिमिनेटेड, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ एलिमिनेशन ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। सबको देखो टर्म दे दिया उसने, एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है, बस उसमें पुटअप करना है फॉर्मूला, ठीक है। द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए, फिर से वही कंडीशन है, बट द एवरेज बिकम्स बी, वही कंडीशन है अभी भी। देन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, अब क्या हो गया, 5 लोग हैं, प्रशिक्षक सर आ गए तो उसका वेट जुड़ जाएगा, है ना, तो वो वाली कंडीशन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। अगर एक जुड़ जाता है एक्स्ट्रा का तो ये होगा, एवरेज निकल चुका है, एवरेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन वो नंबर्स नहीं दिए रहेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू दी है, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ टोटल कंपोनेंट इन अ ग्रुप इज ए, एवरेज ऑफ टोटल कंपोनेंट मतलब एवरेज ही है, ठीक है, ए, फिर एवरेज एन कंपोनेंट इज बी, एवरेज ऑफ एन क्या है, बी है, और एवरेज ऑफ टोटल कंपोनेंट ए है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग
मतलब कि ए के अंदर में जो एवरेज जो बोल रहा है टोटल कंपोनेंट उसमें एन आ रहा है, एन के साथ में और भी कुछ होगा, वो मतलब इतने जो है ना एन समझ लो हम दोनों का एन है, हम दोनों ने जोड़ी बनाई तो एन और पूरा टोटल का अलग है ना। तो रिमेनिंग बोल रहा है मतलब जो बचा हुआ है वो सी, मतलब तुम तीनों का सी हो गया, ठीक है। तो देन रिमेनिंग अगर तुम तीनों का निकालना है मतलब पूरी की वैल्यू दे दी, हम दोनों की वैल्यू दे दी और तुम्हारा निकालना तीनों का, तो ये फॉर्मूला है, सही है। इफ अ पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, अगर ये स्पीड से जा रहा है वो मतलब डिस्टेंस कवर कर लेता है, और अगेन कवर द सेम डिस्टेंस एट b किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस कवर करता है लेकिन जो हमारी स्पीड होगी वो अलग अलग होगी दोनों टाइम, है ना। जिस स्पीड से सर आप इधर आओगे जब नहीं उस स्पीड से घर जाओगे क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाएगा सर। तो एवरेज स्पीड अगर ऐसा निकालना है, दो स्पीड दे दिए ना तो ये फॉर्मूला लगा देंगे उसमें, सही है। खत्म है, ये शुरू हुआ है। तो एवरेज, नेचुरल नंबर सम एंड एवरेज, ठीक है। इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स बोला मतलब है ना लाइन से प्लस पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, रिपीट हो गया ये वाला, एवरेज है ना ये। और अच्छा ये फार्मूला फिर ये इन दोनों में क्या फर्क है देखो बरा, नहीं ये दोनों, अरे सर, अरे सर जो आपने रूल लिखा उसमें अलग अलग क्या है इसमें बात, तो क्या बता रहे हो यार, इसमें अलग अलग क्या है इसमें, ये तो बताओ, है क्या ये दोनों फार्मूले है क्या, है दोनों है क्या, कौन सा है। अरे क्या मेरा चेहरा मत देखो, उधर देखो यार, या मोबाइल में देखो, बताओ। अरे ऐसा फार्मूला है क्या कोई, ये है कि ये है, कौन सा है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, और ऊपर वाला नहीं है, तो ये इसकी पूरी पढ़ो, इसका क्या लाइन लिखी है, इसकी लाइन क्या लिखी है, लाइन, हाँ, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव, बस सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ये एन मुझे लगता है गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको काट लेना, ठीक है। हाँ तो ये अभी पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये देखो यही फॉर्मूला यूज किया अपन ने, n+1/2, सही है। तो इसको सॉल्व करके देखो, 10 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स एवरेज इज 31, ठीक है ना। पहले जो 10 नहीं, पहले 10 नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट 10 है क्या, हाँ, तो मतलब कोई भी 10 हो सकते हैं, तो कंसेक्यूटिव इवन, लेकिन एवरेज दे दिया 31, तो इससे अगर एवरेज 31 दे दिया तो हमको पता चल गया कि वो कौन सी सीरीज होगी, कौन से नंबर है वो, ये पता चल गया। अभी ये पता चला इसका, कैसे कैसे पता चल गया तुमको, नहीं कैसे 21 से 31 जो आ गया तो उससे मुझे 10 नंबर कैसे पता चल गया, सामने के, और वो तो क्वेश्चन है सर, उससे क्या है, वो क्वेश्चन नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये लाइन, क्या इस लाइन से वो 10 नंबर मुझे पता चल जाएंगे, 31 मेरे को एवरेज दे दिया है तो मुझे वो 10 नंबर पता चल जाएंगे, कैसे, हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, काउंट करना, ये कौन सा आंसर दे रहे हो तुम। नहीं ये 31 अगर एवरेज दिया है तो उससे मुझे 10 कंसेक्यूटिव नंबर जो ये बोल रहा है, यहाँ दिया नहीं है ना 10 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन में, तो वो पता चल जाएंगे क्या, ये बोल रहा हूँ, कैसे अगर पता चलेंगे तो कैसे पता चलेंगे वो पूछ रहा हूँ, है पता चलेगा ना, चलेगा पता, मैं आंसर बता रहा हूँ पता चलेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा मेरा सवाल ये है। हाँ तो वहाँ 246 दिख रहा है आंसर में, तो फिर वो ऐसा नहीं बोला, अप टू 31 बोला है क्या, 1 से अप टू 30, फिर वो भी तो गलत है ना, अप टू 31 नहीं बोला है उसने, क्या बोला सिर्फ एवरेज दे दिया है और आपको 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालने हैं, तो कैसे, देखो नंबर तो नीचे दिख रहा है आंसर में, लेकिन कैसे आए वो, हम कैसे 51 आ जाए वहाँ पे, 31 या 51, तो फिर हम कैसे ये 10 नंबर यही रहेंगे, 10 नंबर वो, फिर तो ये कैसे आए वही पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस से दिख ही रहा है बस आंसर, और कुछ भी नहीं है।
कैसे आया? 31 आया तो वो नंबर 10 नंबर कैसे आया? +1? क्या +1? टोटल नंबर कुछ भी नहीं दिए सर, कुछ नहीं दिया, कोई नंबर नहीं दिया यहाँ। सिर्फ बताया कि 10 नंबर है वो, 10 नंबर का एवरेज 31 है, बस ये बताया, कुछ नहीं बताया। हाँ, तो ये है कॉमन सेंस, इसी को बोलते हैं कॉमन। 10 नंबर बोला है तो एवरेज क्या होता है? मैंने बोला ना, सबके वेट अगर कर दो तो एक बीच का वेट आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें भी ये जो एवरेज है, मतलब 31 बीच का नंबर है, तो यहाँ के 5 ले लो, यहाँ के 5 ले लो, 5 है कि 4 है? हाँ, तो देखो ये, देखो कैसा आ गया, बीच में आ गया, और ये 5 नंबर मिल गए हमको। और कौन से लेने हैं? इवन लेने हैं। तो 31 तो इवन है क्या? नहीं, 30 इवन है, और उसके बाद भी 32 इवन है, तो ये 5 5 नंबर निकाल लिए, इसमें स्मॉलेस्ट आ गया ये वाला, हाईएस्ट आ गया ये वाला, लिख लो। What is the average of the all numbers between 9 to 90 which is divisible by 8? ऐसा क्वेश्चन गया था ना नंबर सिस्टम में, ऐसे क्वेश्चन गए हैं, ठीक है, बस एवरेज उसमें वर्ड नहीं था। ऐसे क्वेश्चन गए आते हैं नंबर सिस्टम में, है ये नहीं होती ना मैडम? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे गए, ठीक है ना, तो उसमें बस एवरेज वर्ड नहीं था, है ना सर? एवरेज वर्ड नहीं था ना उसमें, ऐसे थे ना? तो यहाँ पे 9 से 90 के बीच में हमको नंबर ढूंढने हैं, नंबर ढूंढने हैं ऑल, नहीं, डिविजिबल बाय 8 वाले, जो 8 से डिविजिबल हो। तो 9 के बाद में क्या आता है? 10, 10 8 से डिविजिबल है, 11, 12, 13, 14, तो सब दिख रहा है इसलिए 15, 16, कैसे? हाँ, 8 2 जा 16, हाँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है। तो सीधा सीधा क्या है कि हम 8 का टेबल ही देख लेते हैं, ठीक है? तो 8 से टेबल से हम देख ले तो कहाँ तक देख लेंगे? 80 तक देख लेंगे, 80 तक मिल गए। बस उसके बाद में 90, मतलब 80 से 90 के बीच में हमको ढूंढना है, तो 81, 82, 83 जा रहे हैं क्या? 84, कौन सा जा रहा है? हाँ, तो दिख गया अभी वो। तो मतलब सिर्फ देखो एक ही नंबर है 80 से 90 के बीच में, ठीक है ना? तो इसको इजीली जल्दी निकालने का क्या है, 8 का टेबल लिख दो, 8 का टेबल आना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना? 8 का टेबल लिख लो, और 80 से सिर्फ 90 के बीच में आपको ढूंढना है, एक एक नंबर करके। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं कि मतलब 80 होगा, मतलब समझ रहे हैं ना? 84, मतलब अगर कोई और नंबर है और हो सकता है, आपको तो नहीं मालूम ना, वो इतना बड़े नंबर का नहीं मालूम ना फिलहाल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना इसमें मेहनत करनी है सिर्फ, ठीक है, एग्जाम में। तो ये टेबल लिख दिया, अब इसमें क्या बोल रहा है? 9, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 क्यों लिया है, और 88 क्यों लिया है, और 9 और 90 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, एक्स और वाई की जगह? क्या नहीं है? सही बात है, ठीक है ना? और बिटवीन भी बोला है, मतलब उनके बीच के बोला है, फ्रॉम नहीं बोला, फ्रॉम 9 टू फ्रॉम 90 ऐसा नहीं बोला उसने क्या बोला? बिटवीन, मतलब उसके बीच के, ठीक है ना, बीच के, और वो भी 8 से डिविजिबल, ठीक है ना? तो इसलिए हमने एवरेज तो पता है आपको कैसा है, तो यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर का है ना, 2 क्यों आया समझ रहे हैं ना, 2 ही नंबर लिए हमने, तो यहाँ के अगर 2 नंबर लेंगे तो इसका बीच का एवरेज आ जाएगा, ठीक है, समझे? एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20, ठीक है ना? तो 7 कंजिक्यूटिव यहाँ फर्स्ट लिखा है क्या? मतलब यहाँ पे फिर से क्या दे दिया है? 20 दे दिया है, मतलब ये इसके जैसा ही है, इसके जैसे क्वेश्चन है क्या, है ना? तो ये यहाँ पे एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20, 20 दे दिया है, तो इसका निकाल सकते हो क्या आप? ट्राई करो, इसका आंसर निकालो। एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 25, ठीक है, एवरेज दे दिया यहाँ पे। फाइंड क्या करना है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन दिस सीरीज। एवरेज किसका निकालना है? पहले नंबर का और आखिरी नंबर का। तो देखो 25 एवरेज है, तो मेरा बीच में आ जाएगा, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार है, तो और 7 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है, फिर इसमें पहला नंबर क्या हो गया? 22, दूसरा नंबर क्या हो गया? आखिरी नंबर क्या हो गया? 28, लास्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो भाई इसका क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है, तो ये क्या, इनका माइनस करके, सॉरी प्लस करके, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आ गया आंसर, ठीक है।
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू 50 इवन नंबर, ठीक है ना, 1 से 50 नंबर के इवन नंबर है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है ना, वही वाला फार्मूला है ना, n+1। तो ये समझ गए ना, लिख लो फिर। फार्मूला है ना, फाइंड द एवरेज, इसका एवरेज निकालो इसका। एवरेज ऑफ सीरीज 40, 43, 46, 49, 320 इस ये भी निकालो अभी। एवरेज ऑफ 10 नंबर है ना, कोई भी 10 नंबर जो उसका 20 है, तो आपको 20 10 नंबर पता है ना अभी तो। 20 अगर एवरेज बोल रहा है तो 10 नंबर पता होंगे शायद, ठीक। इफ 5, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंजिकेटिव नहीं है तो आपको नहीं पता है। कंजिकेटिव वर्ड नहीं है मतलब नहीं पता है। तो इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब कि कैसा, मतलब कि 40 कितना था, 45, 50, 51, तो ये सबके इसमें से क्या हो रहा है, 5 नंबर माइनस कर रहा है, तो 35 हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, है ना, तो ऐसा। तो फाइंड द न्यू एवरेज, तो एक नया एवरेज आ जाएगा ना फिर। तो इसको देखो शॉर्ट में कैसे निकालना है। 20 तो है यहाँ पे, मैंने वही बताया था ना, 20 प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस माइनस ए सबका हो रहा है, तो उसमें डायरेक्ट अगर एवरेज माइनस कर दोगे तो नया एवरेज आ जाएगा, लिख लो ये। फाइंड द नंबर थ्रीज फर्स्ट 6 ऑड नंबर ऑड फैक्टर्स एवरेज, मतलब किसके फैक्टर ढूंढने हमको, 3 के। 3 के फैक्टर्स कौन से होंगे, मतलब 3 का टेबल, ठीक है, और फर्स्ट 6 ऑड फैक्टर्स। 3 का टेबल में, 3 के टेबल में देखो ये अभी 6 हमको नंबर निकालने हैं, तो इसका मैंने टेबल लिख दिया, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा सकते, ठीक है। अब इसमें हमको ऑड नंबर, तो ऑड कौन सा, 3 खुद है, फिर 6 है का ऑड, 9 है, 12 नहीं है, 15 है, तो ऐसे देखो निकाल लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6 निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ उनका जो आपने ऑड निकाले, तो 3 और 33 आ गया 18, है ना, सही है। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है ना, कंटिन्यूस में 7 ऑड नंबर है 31, मतलब हम निकाल सकते हैं, है ना। इफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड ऑड नंबर इज 7 consecutive odd number are also invited, then what will be the new average। क्या बोल रहा है, देखो पहले हमने निकाल लिए 31 के हिसाब से निकाल लिए, इसमें एवरेज क्या होगा, 31 ही होगा, 31 है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब सामने और बैकवर्ड मतलब पीछे, तो ऑड नंबर कौन से इसमें, ऑड नंबर 29 और, नहीं यहाँ पे देखो ना, ये क्या है, 31 के पहले कौन से है, 27 और 28। इसमें जरूरी नहीं है इसमें होना चाहिए वो, इसमें जो होना चाहिए जरूरी नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, इफ द, ये क्या बोल रहा है, इससे हमको सिर्फ सीरीज मिल गई है, तुम इसमें से नहीं ले सकते ना, दो नंबर निकालने हैं ना, ये कितने निकालने हैं, इससे दो निकाले हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में नहीं होना चाहिए, बोल रहा है ऑड नंबर होना चाहिए इसमें, कौन सा है इसमें से ऑड नंबर, 31 के पहले, 29 और 27 28, और यहाँ पे 28 का बोला, 27 नहीं, यहाँ पे लिखा है ना 27 28, मतलब कौन से, ये कौन से ऑड नंबर है क्या, एक मिनट एक मिनट, हाँ, नहीं तो एक नंबर लिया ना मैंने, एक ही नंबर लिया ना, वो सिर्फ लिख रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस में। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो कंसेक्यूटिव में लिख रहा है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में लिख रहा है ना, यहाँ पे ऑड और इवन नहीं लिख रहा है, नेचुरल नंबर में निकाला उसने, ठीक है। तो 27 क्या है, ऑड है ना, तो उसमें से ये कौन सा 34 35 में से ऑड कौन सा 35, तो ये आखिरी के दो नंबर ले लिया और डिवाइड बाय 2 कर लिया, उसने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। मतलब देखो ये 28 के जस्ट पहले वाला, 34 के जस्ट बाद वाला, समझे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव को छोड़ के जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड में है 27, फॉरवर्ड में है 35, तो इनको छोड़ के है वो, ठीक है ना, इनके 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के
ऑल्सो इनवाइटेड, मतलब ये जो और एक नंबर होगा और यहाँ जो एक नंबर होगा उसको और ऑल्सो इनवाइटेड। इनवाइटेड बोल रहा ना, तो इनको बुलाया मतलब इनको छोड़ के, मतलब हमने 29 क्यों नहीं लिया, हमने 33 क्यों नहीं लिया, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। या फिर जस्ट इसके पहले कौन सा, हाँ यही दोनों नंबर इसके पहले, सही है। इफ 31x प्लस 31y इज इक्वल टू 40, तो एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन दे दी है, अरे ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y, ठीक है। x और y का एवरेज चाहिए हमको, ठीक है ना। x प्लस वाई डिवाइड बाई टू, मतलब यही चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे किया, 31 हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। 31 नहीं है, 13 है सर, ये फिटनी मिस्टेक यहाँ पे 13 है, ठीक है ना। ये 13x प्लस 13y है। फिर क्या किया, 13 हमको कॉमन ले लिया, 13 को हमने 403 के नीचे भेज दिया, फिर 31 आंसर आ गया, और फिर उसका एवरेज डिवाइड बाई टू कर लिया, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 31, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो आ गया 6.5, समझा क्या। यहाँ पे 13x है अमृता मैम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 13x प्लस 13y है, ठीक है। हाँ 13x प्लस 13y है, और यहाँ पे हमने 13 को कॉमन लिया, कॉमन समझता है ना कैसे लेते हैं, नहीं मालूम। तो मैम आप कॉमन लेना, ऐसा एक एक स्टेप कॉमन लेना और मैडम को दिखाना कॉपी, ठीक है। द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 24, मीन का आया था ना शुरुआत में मीन, उसको बोल रहा था एवरेज को हम मीन बोल सकते हैं कि क्या, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो ये देखो 19 ऑब्जर्वेशन इज 24 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 19 में से टोटल है 19, उसमें से 10 का जो ऑब्जर्वेशन है वो 17 है, ठीक है। इसका 19 का 24 है, 10 का 17 है, और जो आखिरी के 10 है उसका है 24, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, 10th ऑब्जर्वेशन निकालना है, मतलब 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, उसमें से 19 तक है ना ऑब्जर्वेशन, उसमें से कौन सा निकालना है, 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ रहा है। 1 ऑब्जर्वेशन, अरे 19 मतलब टोटल है, समझ लो हम 19 लोग हैं, तो उसमें 10वां ऑब्जर्वेशन का निकालना है। 10, जैसे आपका वेट था 40, इनका था 45, तो किसी एक का वेट निकालना है, समझ लो, समझ सही है। तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है, 19 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि जो मैंने सबका वेट प्लस किया तो वो कितना आएगा, कम से कम 200 के ऊपर चल जाएगा, जाएगा। तो 200 डिवाइड बाय 19 लोग, 200 डिवाइड बाय 19 लोग बोलो आप, तो समझेगा नहीं तो, इक्वल टू 24, मतलब 24 क्या हो गया, एवरेज। तो अगर हम मुझे ऊपर का जो वो जो है ऊपर का जो मटेरियल है, मतलब मटेरियल मतलब कौन सा, जो सबकी वेट का जो वैल्यू है, उसको अगर मैं मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करना है, जो नीचे 19 है उसको जो इक्वल टू के उधर कौन है 24 है, उसको अगर इंटू कर दूंगा तो वो वैल्यू मिल जाएगी ना, कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, सबके वेट का प्लस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तुम्हारे सबका वेट का प्लस मिल जाएगा। तुम्हारे सबका वेट डिवाइड वेट क्या है, कितना किया था, 6 किया था, 6 लोग है, इक्वल टू कितना आता है, जो भी आता है 6 से डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारे सबका वेट का प्लस का डिवाइड बाय 6 से जो वैल्यू आएगा वो एवरेज होगा। तो अगर मुझे तुम्हारे सबके वेट का प्लस निकालना है, क्या निकालना है, तुम्हारे वेट का प्लस, तो वो क्वेश्चन में नहीं दिया है यहाँ पे, सबके वेट मुझे नहीं मालूम है, उसका एडिशन, एक जन के नहीं बोल रहा हूँ, सबके वेट का एडिशन नहीं मालूम है, तो नीचे कौन सा नंबर है, 6 है, इक्वल टू की तरफ जो नंबर अपन डिवाइड करेंगे एवरेज वो आएगा, उस एवरेज, वो एवरेज यहाँ दिया है 24, उस एवरेज को मैं क्या किससे इंटू करूंगा, नीचे वाला 6 है, तो यहाँ पे जो 6 है वो क्या है 19 है, ये बताना चाह रहा हूँ। 19 को हम 24 से करेंगे तो वो तुम्हारे जो एवरेज ऑफ वेट है वो मिल जाएगा हमको, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझ। अब कुछ समझा, अच्छा चलो और लिखता हूँ यहाँ पे, अब कुछ समझा, क्या दिया है क्वेश्चन में, समझा क्या,
अरे यार मीटर आया तो तुम बोलते क्यों नहीं है यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अब समझा? वाई एक्स जेड क्या है, वाई एक्स जेड क्या है यहाँ पे? अरे तुम्हारे सबके वेट है, डिवाइड बाय क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया। अब समझा? तो मुझे अगर ये तुम्हारे वेट का सम चाहिए तो मैं 19 इंटू क्या कर दूंगा, 24 कर दूंगा, तो ये वैल्यू निकल जाएगी, ऊपर की वैल्यू निकल जाएगी ना। समझा क्या? तो वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर इंटू करके निकाल लिया, इतना आ गया। फिर 10 वाले का 10 का 17 उसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। फिर क्या किया हमने, फिर क्या बोल रहा है, 10th ऑब्जर्वेशन निकालना है यहाँ पे। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो हमने सिर्फ, हम किसको ऐड करेंगे, सिर्फ इनको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल है 19, और ये 10 और 10 दो भाग में बांट रहा है, ठीक है ना। तो इनका हम निकालेंगे, और अगर इनको उसको बड़े नंबर से माइनस करेंगे, मतलब टोटल से, इसको अगर मैं इससे टोटल से माइनस करूंगा तो बीच का नंबर मिल जाएगा मुझे, 10th वाला। 19, 1 और 19 के बीच के, मतलब 10 और 9 के आसपास ही आएगा ना वो नंबर, तो वो 10th नंबर ऐसे मिल जाएगा। समझे क्या? पूरा, पूरे का एवरेज, उसमें से मैंने बताया था ना, दो का हमने एवरेज निकाल दिया, तो मुझे, और तुम्हारा 3 का मतलब मालूम है, 3 का अलग है, नहीं नहीं, उधर 3 है ना, 3 और ये 3, तुम्हारे 3 का अलग होगा एवरेज, इन 3 का अलग होगा, और 6 का अलग एवरेज होगा। तो ये 3 का अगर मैं 3 3 का सेपरेटली प्लस कर दूँ, और वो 6 हो गया, 6 माइनस 6 जब करूंगा एवरेज, मतलब तो उसमें ये बीच का नंबर मिल जाएगा, मतलब एवरेज ही मिल जाएगा सबका। एक ऐसा बोलना चाहता हूँ, पूरे नंबर का जो प्लस करके एवरेज निकलते हैं वो एवरेज ही मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। 11 प्लेयर्स, अरे 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम्स कैप्टन, ठीक है ना, 11 प्लेयर है क्रिकेट टीम में, 11 ही होते हैं ना, है, ठीक है। तो उनका उसमें जो है ना, कैप्टन की एज कितनी है, 28, 28 साल का है। एंड विकेट कीपर की जो है ना, 4 मोर देन कैप्टन एज, मतलब कितनी हो गई, 4 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो इफ दिस टू प्लेयर्स एजेस इज लेफ्ट बिहाइंड, अगर इसको हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट बिहाइंड मतलब छोड़ना, देन द रिमेनिंग क्रिकेटर प्लेयर्स एवरेज एज इज लेस देन 2 years फ्रॉम द एवरेज एज, तो जितनी एवरेज ऑफ द होल टीम, जितनी एवरेज एज पूरी होल टीम की है, उसमें 2 साल कम कर देंगे। मतलब इसमें जो 2 साल कम कर देंगे, मतलब कि जो कैप्टन की और विकेट कीपर दोनों की एज इसमें मिली हुई है वो निकाल के, जब पूरा, मतलब पूरे 11 प्लेयर की निकाल रहे हो, तो इसमें अगर इन दोनों की निकाल देंगे तो 2 साल जो है एवरेज होगा, एवरेज उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 ईयर। तो व्हाट्स द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, मतलब इसमें होल टीम की एवरेज दी है क्या, ये क्या बोल रहा है, जो होल टीम की एवरेज होगी उसमें 2 माइनस होगा, तो वो एवरेज निकालनी है, मतलब पूरे सबका ही निकालना है अपने को एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है फिर देखो, कैप्टन की एज कितनी है, 28, विकेट कीपर की हो गई 32, सही है, सही है। यहाँ पे A11 मतलब एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर। अब इसमें 2 माइनस कर दो 11 में से, मतलब किसको हटा दिया मैंने, दो प्लेयर्स नहीं सर, वो क्रिकेट विकेट कीपर और कैप्टन, तो ये उसका माइनस ऐसा लिख दिया, और उसका आंसर दिया 2 दिया है यहाँ पे। सही है क्या? यार ये काम क्यों नहीं, 2 दिया है, ये समझ गए कि इक्वेशन समझी क्या, क्वेश्चन में दिया है कि अगर मैं उसमें से 2 का निकाल देता हूँ प्लेयर का, उसमें से 2 प्लेयर को निकाल देता हूँ, तो एवरेज जो है, जो फाइनल एवरेज आने वाला, जो हमारा आंसर निकालना है, उसमें 2 माइनस करना है। तो ये सही है ना इक्वेशन, मैंने 2 को निकाल दिया, यहाँ से 9 हो गए, 11 में से 2 को निकाल दिया, 9 हो गया, और 11, तो इनका अगर मैं एवरेज करूंगा तो यहाँ पे 2 माइनस आएगा यहाँ पे, सही है। फिर क्या है, अब मैंने यहाँ पे क्या, A9 को इधर निकाल लिया, और A11 -2, एक इक्वेशन बना दी। क्या किया, बस एवरेज ऑफ 9 को इक्वल इधर कर दिया, एवरेज ऑफ 11 को उधर कर दिया, मतलब मैंने एवरेज ऑफ 9 की वैल्यू निकाल ली। क्या है वो वैल्यू, एवरेज ऑफ 9 की वैल्यू क्या है, एवरेज ऑफ 11 -2, ये इक्वेशन बन गई। फिर क्या है, सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 मतलब ये इनका, मतलब ये सम ऑफ 9 क्या हुआ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सम ऑफ 9, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाले में जो इंटू करके निकाला था, वो सम थे ना, सम एवरेज मतलब सबके एज, सॉरी वेट का एडिशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे एवरेज नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो एडिशन ऑफ 9 प्लेयर्स है। फिर क्या लिखा है यहाँ, +28 +32, सही है ये इक्वेशन, सही लग रही है, ये कैसे समझे क्या, ये टोटल अगर मिला दे तो ये हो जाएगा A11 हो जाएगा, सही है क्या।
A11 में से ये 28 कौन है, ये 32 कौन है, विकेट कीपर। तो ये दो लोग हो गए और ये कितने हो गए, 9। तो 9 प्लस 10 प्लस 11, 3 लोग हैं ये। उसमें से 3 लोगों में से, सॉरी 3, मतलब ऐसे 3 लिखा है लेकिन 3 लोग नहीं है, ये टोटल 11 लोग है। तो ये 2 लोगों की एज दी है, 9 लोगों की एज हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना। हाँ, तो ये टोटल अगर इसको मिला दे तो A11 बनता है, ठीक है। और अपॉन मैंने 11 कर दिया, तो एवरेज ऑफ 11 सही है। यहाँ पे क्या है, ये सम नहीं है, एवरेज ऑफ 11। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एवरेज ऑफ 11 आना चाहिए। अब इससे मैंने दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई, सम 9 है, यहाँ पे 11 को इधर इंटू कर दिया इससे, है इतना समझता है क्या मैम, इक्वल टू के इधर भेजा तो इंटू, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ इंटू हो गया, फिर इनको प्लस कर दिया 60 आ गया, और उसको मैंने इधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो गया। तो सम 9 की मेरे को वैल्यू मिल गई, यहाँ पे किस किस की वैल्यू बन गई, एवरेज 9 की और सम 9 की, है ना। अब ये सम 9 ऊपर आता है, कितने प्लेयर हो गए, वो 9 हो गए अभी, तो 9 आ गया, और यहाँ पे A9, ये यही बनेगी ना एवरेज अगर निकालना है 9 का, तो ये क्वेश्चन बन गई, पुट 1 और 2 इसमें। अब ये पूरी वैल्यू जो है इसकी और 2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो A9 जो है यहाँ पे, A9 की वैल्यू क्या है, A11 माइनस 2 यहाँ लिख दिया, और इसमें सम 9 की वैल्यू क्या है, 11 नहीं, 11 इंटू एवरेज ऑफ 11 माइनस 60, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 को मैं इधर इंटू कर दूंगा, 9 A11 हो गया, 9 इंटू 2 जा 18 हो गया, ये बच गया यहाँ पे। फिर क्या किया, यहाँ पे A11 कॉमन है, तो यहाँ पे इनको प्लस कर दिया, तो 2A11 मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे भिड़ा देंगे, और ये 60 और 18 को माइनस कर देंगे, 42 आ गया। फिर यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 21 ईयर किसके आगे, एवरेज ऑफ A11, पूरे प्लेयर का एवरेज मिल गया है, A11 वैल्यू आ गई, तो बस हो गया। वन फैमिली हैज 2 ग्रैंड फादर, सही है, होते हैं सबके घर में 2 ग्रैंड फादर होते हैं क्या, है, होते हैं ना। नाना और दादा दोनों को ग्रैंड फादर बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे नहीं बोल रहे। एंड मदर, ठीक है, 3 फादर एंड मदर, मतलब पूरी फैमिली में इस, मतलब कैसा है, बच्चे तो बहुत लोग हो सकते हैं, सबके फादर हो सकते हैं ना, एक ग्रैंड फादर भी एक फादर होगा ना, एक ग्रैंड फादर खुद भी तो अपने बेटे का फादर होगा ना, आप समझे क्या। हाँ, तो एक फैमिली में 2 ग्रैंड फादर है, मदर है, 3 फादर है, मदर है, मतलब ग्रैंड मदर, ये मेरा ग्रैंड मदर 2, 3 फादर 3 मदर, 4 ग्रैंड सन, मतलब 4 नाती, 4 नातिन, सही है, नागिन नहीं बोला, नातिन और एवरेज एज ऑफ ग्रैंड फादर एंड मदर इज 65। तो ये पहला वाला है ना, पहला वाला, इनका जो है एवरेज एज है ग्रैंड मदर फादर और ग्रैंड मदर का 65 है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर का 32 है, ठीक है। फिर एवरेज एज ऑफ ग्रैंड सन और डॉटर का 8 है। अभी क्या है, मतलब पूरी फैमिली थी, फिर बांट बांट के वो कर रहा है एवरेज, जैसे इसके पहले भी एवरेज निकला था ना, वैसे एक क्वेश्चन किया था अपन ऑब्जर्वेशन वाला। फिर क्या हो रहा है, व्हाट्स द फैमिली एवरेज, अब वो पूरा ही पूछ रहा है, ठीक है ना। उसने क्या दिया है, टुकड़े टुकड़े में दिया है और हमको पूरा पूछ रहा है, ठीक है। क्या किया है, देखो ऑब्जर्वेशन जैसा ही है कि नहीं, लग रहा है ऑब्जर्वेशन जैसा ही। ये देखो 2 इसमें दिया है नंबर, ठीक है, 2 नंबर, तो 2 को हम इंटू किससे करेंगे, एवरेज, एवरेज दिया है, एवरेज दे दिया 65 एवरेज दे दिया उसने, तो 2 नीचे आता है ना, और इक्वल टू एवरेज, और इधर सम निकलेगा मतलब ऊपर का, तो सम निकल गया, सम निकल गया 130। वैसे सबका 96 दूसरे का निकला, इसका 32 निकला, सही है। फिर इनका हमने क्या किया, सबका प्लस किया, और फिर यहाँ पे ये जो नंबर है जितने, उनकी नंबर निकाल ली, कितने नंबर है, ये ग्रुप है ना, ग्रुप, तो 9 आ गया, उसको डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे पूरा एवरेज निकल गया। मतलब सम को हमने 9 नंबर से डिवाइड किया पूरे, तो एवरेज आ गया ना, सिंपल फॉर्मूला है। थोड़ा चेंजेस है इसमें, तो अलग क्वेश्चन है ना, वो ऑब्जर्वेशन से सेम क्वेश्चन तो ना रह जाएगा, सही है। द विशियस साइकिल ऑफ आर्म्ड रिबेलियन प्रोवोकिंग स्टेट रिप्रेशन, अब देखो क्या हो रहा है, तो मतलब वो कुछ जो उनके जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए उससे, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये सबसे, तो वो क्या करते हैं फिर, क्या बनते हैं फिर, हैं, ये बनते क्या है, उनको नाम क्या बोला जाता है, नक्सलवादी।
आतंकवादी अलग है। आतंकवादी क्या होता है जो देश के बाहर से आया, और नक्सलवादी कौन है जो देश के अंदर के। और नक्सलवादी स्पेशल किसके लिए बोला गया है? जो लोअर कास्ट है, ठीक है। तो फिर ये मतलब प्रोवोक होने लगे हैं उनके दबाने से। किसके दबाने से? गवर्नमेंट और नॉन ट्राइबल के। तो विच इन टर्न फ्यूज द फर्दर रिबेलियन हैव टेक द हैबिट ऑन द इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे नहीं क्या ऐसे दंगे होते रहते हैं। कोई भी बोलता है कि हम ही शासन करेंगे अपना बहुत सारे लैंड पे, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं। तो उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, कल्चर डिस्टर्ब होता है, सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, जब वो रिविलियन करते हैं, ठीक है ना। नुकसान होता है ना, गवर्नमेंट और उसमें झड़प होगी ना, तो मरते हैं ना लोग। द ग्रेजुअल emergence of an educated middle class among tribal communities is another significant development। अब क्या हुआ धीरे धीरे, कुछ लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो सब पढ़े लिखे लोग रहे हैं, तो भाई हम भी चलो पढ़ लिखते हैं, जंगल की लाइफ जी लिया बहुत, अब चलो इसमें देखते हैं थोड़ा, है ना। तो उसमें जो मिडिल क्लास है, उसमें मिडिल क्लास कौन हो जाएगा? जो जस्ट सीखा हुआ रहेगा, तो जॉब करेगा, तो और उसको मतलब पेमेंट जो रहेगी उसके हिसाब से मिडिल क्लास ही होगा ना, बहुत अंबानी जैसा अमीर तो नहीं हो जाएगा वो। तो इसमें ये एक अलग महत्वपूर्ण उसकी एक डेवलपमेंट हुई उनमें, ठीक है ना, कि वहाँ से कुछ लोग एजुकेशन की तरफ गए। इन कंजक्शन विद, उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है आज? ये मिडिल क्लास का बेस्ट एग्जांपल आज। बेस्ट बोला, बेस्ट है तुम नहीं सर, मुर्मू 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 है कि नहीं? कहाँ पहुंच गए आज वो, ठीक है ना। किससे पहुंचे वो? पढ़ाई लिखाई करने से। इन कंजक्शन विथ पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन एजुकेशन इज क्रिएटिंग एन अनअर्बनाइज्ड प्रोफेशनल क्लास, ठीक है ना, सॉरी अर्बनाइज्ड प्रोफेशनल क्लास। तो जो पढ़ लिख जाता है तो वो कहाँ चले जाता है? सिटी चले जाता है जॉब करने के लिए। गांव में तो ही ना, वो गांव में है जॉब गवर्नमेंट की, लेकिन कम है, तो यहाँ जाता है ना, ठीक है ना। as tribal societies get more differentiated, that is develop the class and other division within themselves। तो यहाँ पे इसको बहुत ही मतलब अब ट्राइबल सोसाइटी में अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि देखो ये पढ़ी लिखी क्लास है, ये मतलब कम्युनिटी वाइज चलते हैं ना सब, है ना। तो ये पढ़ी लिखी क्लास है, तो ऐसे डिवीजन होने लगे, कुछ कुछ डेवलप होने लगे ना। तो मैंने बोला ना कल एक बहुत स्ट्रैटिफिकेशन में लेयर ऑफ, तो बोलते हैं कि राजपूत और गुर्जर कहाँ से निकले? कहाँ से? अरे नहीं सर, इनमें से ही मतलब एक ऐसे डेवलप होते गए, पढ़ते लिखते गए, मेन स्ट्रीम में आते गए, तो इन्हीं की लेयर में से एक लेयर वो है, वो लड़ाकू कम्युनिटी। द डिफरेंट बेसेस आर ग्रोइंग फॉर द असेशन ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी। तो धीरे धीरे ऐसा जो है उनकी ग्रोथ होने लगी, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर उनकी आइडेंटिटी अलग अलग होने लगी, ठीक है। इश्यूज रिलेटिंग टू कंट्रोल ओवर वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इशू कौन सा है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसे कंट्रोल कैसे? तो लाइक लैंड एंड स्पेशली फॉरेस्ट, लैंड और फॉरेस्ट, एंड इश्यूज रिलेटिंग टू मैटर ऑफ एथनिक कल्चर आइडेंटिटी। उनकी जो एथनिक मतलब जो नस्ल है उनकी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। कल्चर खत्म, अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो कल्चर खत्म हो जाएगा। वो कल्चर कहीं कहाँ पनप सकता है? फॉरेस्ट में ही पनप सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे रिचुअल्स करते हैं, वहाँ पे वो फलों से शराब बनाते हैं, अपने त्योहार में पीते हैं, तो वो यहाँ नहीं मिल सकती। यहाँ क्या मिलेगी उनको? अंग्रेजी या देसी दारू मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो खुद से बनाते थे, उनकी खुद की इकोनॉमी थी, वो बेच सकते थे, है ना। हैव बीन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन राइजिंग राइज ऑफ टू द ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है ना। ऐसे उनका मूवमेंट ये बहुत जरूरी है उनके राइज होने में। इसके कारण उनका लैंड, स्पेशली फॉरेस्ट, और उनका जो एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल मूवमेंट के लिए, मतलब ट्राइबल लोगों के आंदोलन के लिए, ठीक है। फैमिली अमंग हिंदूज, कौन सी फैमिली होती है? द असेंशियल थीम ऑफ हिंदू कल्चरल लाइफ एंड एसेंशियली विजिबल विद इन द परव्यू ऑफ अ फैमिली। अ फैमिली हियर कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। तो हिंदू फैमिली कैसी होती है? या तो संगठित होती है, या फिर अगर जॉब के चक्कर में जा रहे हैं तो फिर बाहर चले जाते हैं, तो क्या सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो प्रकार की फैमिलीज होती है, सही है, मिलजुल के रहते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। इट कैन बी मेल हेडेड और फीमेल हेडेड, या तो महिला सबसे ऊपर होगी या फिर आदमी सबसे ऊपर होगा डिसीजन लेने में। द लाइन ऑफ डिसेंट कैन बी मैट्रिनियल और पैट्रिनियल। मैट्रिनियल मतलब मम्मी से, ठीक है ना। लाइन ऑफ डिसेंट मतलब कि मतलब
मम्मी की तरफ की फैमिली और पापा की तरफ की फैमिली, ऐसा। चंगेज खान नहीं, मतलब मम्मी की तरफ की फैमिली और पापा की तरफ की फैमिली। दोनों मम्मी की तरफ की फैमिली है ना, उनके भाई होंगे, उनके पापा के और भाई होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो एक मम्मी फैमिली होगी, एक पापा की फैमिली होगी। दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली इज यूजुअली रिलेटेड टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, नेमली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर। जैसे फैमिली, फैमिली की बात हो गई, तो वैसे ही क्या बनता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली से, क्या बनता है जो रिलेट किससे होता है, सोसाइटी से। सोसाइटी कैसे हो सकती है, एक भाषा के लोग, एक कम्युनिटी के लोग, है ना, कास्ट के लोग, जाति के लोग। तो वैसे सोसाइटी बनती है, फिर पॉलिटिक्स बनती है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, कास्ट में पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना। और इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी बन सकती है कि समझे बोरा मुसलमान, बोरा मुसलमान क्या कर रहे हैं, काय का बिजनेस करते ज़्यादातर वो, हार्डवेयर, कॉटन के हार्डवेयर, हार्डवेयर करते क्या, हार्डवेयर क्या। तो देखो, तो एक उनकी एक अलग जो है ना इकोनॉमी बनती है और उनका कल्चर बनता है, ठीक है। द फैमिली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इंटीग्रल का मतलब क्या था मैम, इसका मीनिंग बताओ मेरे सेंटेंस का। अरे जल्दी बोलो यार। मतलब क्या हुआ, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता फैमिली को किसी भी हालत में। फैमिलीज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर्स चेंजेस, ठीक है ना। फैमिली के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो चेंजेस और होते हैं उसमें। कैसे, द रिजिडिटी ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली हैज डायल्यूटेड विद टाइम, सही है। जॉइंट फैमिली थी वो क्या धीरे धीरे टूटने लगी आजकल, ठीक है। इट वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर, ज़्यादातर जो है पुरुष प्रधान होता है, जो पुरुष घर के बोलेंगे वही होगा, ठीक है। इट्स साइज वॉज लार्ज, ठीक है, साइज बड़ा था। स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फैमिली वॉज वेरी लो, आज भी है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। हाँ, अगर हस्बैंड नहीं है, वो वुमन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, तो फिर वुमेन पूरे वो, लेकिन हस्बैंड नहीं है तभी ऐसा होता है। और बहुत कम है जहाँ पे हस्बैंड जो है चूहा बन के रहता है और बीवी उस पर दबा के रखती है उसको, ए जल्दी आना घर, कहाँ गया था, हिसाब दे हिसाब। नहीं, बहुत सारी फिल्में देखा मैंने अभी। हाँ हाँ, कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। वहां पे नहीं क्या, पत्नी पति की पिटाई करती है रोज, और दूसरे घर में पति पे पत्नी के, ऐसा रहता है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो जो मेंबर्स ऑफ जो बाकी फैमिली के हैं, उसका कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं होते। एंड द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज एक्सक्लूसिव विद द एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो घर का बड़ा बूढ़ा होगा, ठीक है ना, उसका। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल बड़े बूढ़े को भी कोई नहीं सुन रहा है, हट बोलते बुड्ढे तू रे खटिया पकड़ के। या तो उसको ओल्ड एज होम भेज दे रहे, या अगर घर में भी रख रहे तो उसकी कोई औकात नहीं रहती है, नहीं रहती है ना। वो बूढ़ा हो जाता है तो वो नहीं क्या, अब अगर वो ताव दिखाएगा तो उसको चलते कोई हॉस्पिटल लेके जाऊँ, तो तू पड़े रहे ऐसे, होता है ना। है क्या, नहीं नहीं, अगर घर में भी, अगर घर वो तो अगर वृद्धाश्रम भेज दिया तो प्रॉब्लम ही तूने मतलब हटा दी घर से, लेकिन अगर घर में रह रहे तो वो ताव नहीं दिखा सकता ज़्यादा कि घर के अब डिसीजन मैं लूंगा। क्यों, क्योंकि नहीं कि अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो खुद से चले जाएगा कि नहीं ना, है, नहीं जाएगा, जा पाएगा ना। और वो अभी कमा नहीं रहा है तो पैसा कौन देगा, या फिर उसने कमा के रखा होगा, उसने अपने बाप बच्चे के इस पर प्रॉपर्टी दे दिया होगा, तो फंस गया वो सही है। लेकिन क्या होता है, अगर वो गलती से मर गया, वो आदमी मर गया, उसने प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो भाई बहनों और भाई भाई में तो ऐसा इतना झगड़ा होता है प्रॉपर्टी के लिए, मरने मारने पे आ जाते हैं। बड़ा भाई बोलता मैं पूरा हड़पूंगा, वो छोटा भाई बोलता भाई यार कानून के हिसाब से चल। तो ऐसे नहीं, क्या कमाता कौन है इसमें, कोर्ट कमाता है, वकील कमाता है। तो एक ये भी है कि जितने लोग हैं ना, उन्होंने मतलब है ना मरने से पहले एक वसीयत लिख देना चाहिए कि भाई मेरी प्रॉपर्टी आधी आधी चली जाएगी सबको, सिंपल है कि नहीं। प्रॉपर्टी दे भी मत और ऐसा लिख के भी जा, सही है। द मेंबर हैड ब्लड रिलेशंस, had a property resident earth and even worship in common, ठीक है ना। हो सकता है जो पूरी फैमिली वो एक चीज को आस्था हो एक तरफ उसकी, ठीक है ना। उनके ब्लड रिलेशन होंगे, खून के रिश्ते होंगे, प्रॉपर्टी होगी, रेसिडेंट होगी, हर्थ होगा, ठीक है ना, एक जगह रह रहे होंगे, है ना। द मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली कुड बी ऑफ 3 or more जनरेशन, हो सकता है जो मेंबर है आपकी फैमिली में वो
सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं ना। हाँ, जैसे अभी आप हो, अभी आप लेटेस्ट जनरेशन हो, आपके पहले की जनरेशन कौन है? इनके पापा मम्मी। उसके पहले की जनरेशन कौन है? ठीक है ना, वैसा जनरेशन, ठीक है। तो वर मोरली बाउंड टू वन अनदर बाय राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है ना, अधिकारों और अपनी जिम्मेदारी से जुड़े रहते हैं। कि पिताजी है तो उनकी पिताजी ने मेरी किया, मेरे लिए किया, अब मैं उनके लिए करूंगा। लेकिन मेरी जो खतरनाक बीवी आ गई है, वो बोल रही लात मार के भगा दो अपने बाप को, मैं नहीं रहूंगी। होता है ना, ये एक्चुअल हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं ऐसा। आप ओल्ड एज होम जाके देख लो, सबके बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी पे रहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं, वही अपने माँ बाप को वहाँ भेजते हैं। और जो किसान रहेगा, गरीब रहेगा, ये बहुत गरीब वाले लोग रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं काम नहीं करते। ये ओल्ड एज होम में उनके माँ बाप मिलेंगे। लेकिन ये भी है सर, उनके पास ओल्ड एज होम भेजने के लिए पैसे नहीं रहते, ये भी है। और उसमें भी जो कोई खराब होगा, अगर वो लेबर में भी कोई खराब होगा, गरीब में भी, तो वो रास्ते पे छोड़ के आ जाते हैं। ना उनके पास उनको पालने के लिए पैसे है, ना ओल्ड एज होम भेज सकते हैं, तो उनको रास्ते पे छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिस जहां माँ बाप घर के बाहर फेंके गए, वहां बीवी ही जिम्मेदार है, और कोई नहीं। एक्चुअल में सच बता रहा हूँ, बेटा कभी भी अपने माँ को नहीं छोड़ना चाहेगा, भले कितने, लेकिन उसकी मिसेस करती है ये काम। मैं बोल रहा हूँ ना, वो अगर गरीब है, और उसमें खराब है, वो मानसिकता उसकी खराब है, और उसकी बीवी प्लस, तब वो, नहीं तो गरीब वाले कोई नहीं अपने माँ बाप को बाहर नहीं फेंकते। ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, दोनों का मीनिंग पता है ना? अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है अमृता में, पता है क्या? नहीं मालूम था? शहरीकरण। अर्बन मतलब शहर, अर्बन का मतलब तो मालूम होगा ना, अर्बन। तो फिर तो वही तो हुआ ना, शहर तो हुआ, और क्या हुआ फिर? नाइजेशन जुड़ गया तो उससे क्या हो गया? करण अर्जुन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, तो लीडिंग टू एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है ना। इनके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्री के कारण गांव से सिटी में ज़्यादा लोग आने लगे। क्यों आने लगे? क्या करने आ रहे थे? वड़ा पाव खाने, समोसा खाने, क्या करने आ रहे थे? पिज्ज़ा खाने आ रहे थे क्या? तो वे क्या, या फिर ये चाइनीज है, क्या करने आ रहे थे? तो गाँव से, हाँ, काम करने, है ना, काम की खोज में, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोला ना वो भी है, जो मैंने बोला ना वो भी है, वो चाइनीज खाने आ रहे हैं, लेकिन स्पेशल उसके लिए, लेकिन खा तो रहे हैं ना, लेकिन आके, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। मतलब कि कोई लेबर वर्क में जा सकता है, कोई आईटीआई भी कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कुछ, मतलब दूसरी टाइप की नौकरी भी कर सकता है। तो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेबर कितना कमाता है पता है क्या दिन का? सर नहीं, मिस्त्री के 600 रुपये है ना, मिस्त्री के 600 है ना। तो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रह सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली फ्रेंडली प्रॉपर्टी लॉस, individual friendly property laws have had a consequential impact in terms of drastic reduction in the size of families in the country। साइज ऑफ फैमिली कैसे कम हुई है कंट्री में, पूरे कंट्री में हुई है, कैसे? प्रॉपर्टी लॉस के कारण। प्रॉपर्टी लॉस के कारण हुई है क्या? कंप्लीट। क्या हुआ है, आपकी है 5 एकड़ जमीन, दो भाई है, क्या होगा? ढाई ढाई चली जाएगी, तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे समझ लो, मान के चलो कि अगर आप ढाई, दोनों किसान भी है, तो वो क्या है, उनकी पैदावार कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब एक तरह का लॉस का बिजनेस है। जितना लैंड कम होता जाएगा उतना लॉस का बिजनेस, जितना लैंड बढ़ा रहेगा उतना, क्योंकि जरूरी नहीं जो मैंने 100% खेती बनाई तो उसमें से मेरे को 100% फसल मिल जाएगी, 20% खराब भी हो जाती है, कभी 30% खराब हो जाएगी। वही अगर 5 एकड़ में करता और 30-40% भी खराब हो जाए, तो भी जो 60% आ रहा है उससे कमाई बहुत होगी। समझे कुछ? तो इससे क्या हो गया, सोसाइटी फैमिलीज का साइज भी कम हुआ है, प्रॉपर्टीज का। मोस्ट फैमिलीज पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, कहाँ पे? शहर में, हैव ओनली 1 or 2 जनरेशन मेंबर्स, दैट इज पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। मतलब यही लोग साथ में रह रहे हैं, इतना ही फैमिली बची है। अनमैरिड, जैसे मैरिड हुआ तो क्या होगा, बीवी आ जाएगी, बीवी क्या करेगी, चल निकल यहाँ से, अपन कहीं और चलते हैं। और जब वो बोलेंगे, जब बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे, तब अपन जाएंगे प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, देखो ऐसे।
ठीक है ना। तो एजुकेशन आया ना, वुमेन पढ़ी लिखी हो गई, लेकिन ये क्या, अब बोलना ही चाहिए, लेकिन ये क्या, पढ़ाई लिखाई नहीं, क्या सर पे चढ़ गई, वो वैल्यूज भूल गई अपने। वुमन क्या रही है पहले से, सैक्रिफिशियल की देवी, सैक्रिफाइस की देवी रही है। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि उसी को काम करना चाहिए, उसके हस्बैंड ने भी काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। मतलब कि वो उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी रह जाए, खाने बनाने की, वो नौकर बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं क्या, वुमन की जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहती है एक्चुअली, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है। और एक बच्चा को अगर पालना है तो नहीं क्या, माँ से ज़्यादा अच्छा प्यार पिताजी नहीं दे सकते एक्चुअली, है ना। मोस्टली केसेस में देखा जाए तो, है ना। सही है कि नहीं, ये बोल नहीं रहे। तो जो बची कौन सी फैमिली है, पेरेंट्स और अनमैरिड चिल्ड्रन, ये बचे हैं, ठीक है ना। बट इट डज नॉट मीन दैट द हिंदू फैमिली इज बिकमिंग न्यूक्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे ही अलग हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इन द इंडिया इज ओनली सर्कमस्टेंशियल, मतलब कंडीशन के ऊपर है। अगर समझ लो वो बिजनेस, सेम बिजनेस कर रहे हो, समझ लो जैसे मारवाड़ी लोग हैं, तो जैसे उनके जैसे ये सर की वो दुकान है अपनी किराना की, तो बेटा भी वहीं काम कर रहा है, फैमिली बहू भी वहीं काम कर रही है, मतलब वो कहीं जॉब के लिए जा नहीं रहा कहीं, वो वहीं काम कर रहा है। उनका कोई फैमिली बिजनेस हो, तो जैसे फल बेचने का बिजनेस हो सकता है, आपके खेत होंगे उसमें फल ही फल उगते, तो आप फल का बिजनेस, तो भाई उसी में तो कम पड़ रहे हैं आदमी, तो उसमें तो अपना काम का घर का आदमी चाहिए ना। ये तो दूसरे का आदमी करोगे, हिसाब किताब गलत करेगा, पैसे चोरेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली फिर क्या होगी, इसमें जॉइंट फैमिली रहेगी, है ना।